15 साल की एज में मेरे साथ हुआ था। वो था मेरी एक दोस्त से रिलेटेड, जो कि आई न्यू कि कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही थी, बट मैंने उसको उतना सीरियसली लिया नहीं था। और एक दिन मेरे पास उसका फ़ोन आया, जो कि मैंने गलती से इग्नोर कर दिया था। बाद में मुझे पता चला कि वो फ़ोन कॉल उसने मुझे मदद माँगने के लिए किया था, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी बिगड़ी हुई थी एंड उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। थैंक यू मानसी, आपने समय दिया। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मानसी राय कौन है और टीन्स टुगेदर क्या है। तो मैं मानसी राय हूँ, मैं 19 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं अभी अपनी इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट कर रही हूँ। और टीन्स टुगेदर फाउंडेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैंने स्टार्ट की थी आई थिंक अराउंड कोविड के टाइम में इन 2021, जब मैं 11th ग्रेड में थी। एंड टीन्स टुगेदर फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस है कैसे टीनेजर्स को हम लोग उन रिसोर्सेज से कनेक्ट करवा सकते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में और मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इतनी यंग एज में ये एक फाउंडेशन शुरू करना, क्या ख्याल था, क्यों शुरू किया? तो मैंने स्टार्ट किया था 11th ग्रेड में, तो मैं शायद उस टाइम पे 16 साल की थी। और इसका मेन रीज़न स्टार्ट करने का एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो कि 15 साल की एज में मेरे साथ हुआ था। वो था मेरी एक दोस्त से रिलेटेड, जो कि आई न्यू कि कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही थी, बट मैंने उसको उतना सीरियसली लिया नहीं था। और एक दिन मेरे पास उसका फ़ोन आया, जो कि मैंने गलती से इग्नोर कर दिया था। बाद में मुझे पता चला कि वो फ़ोन कॉल उसने मुझे मदद माँगने के लिए किया था, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी बिगड़ी हुई थी एंड उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जब वो इंसिडेंट हुआ तो मैंने उसको कॉल किया, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे बोलूँ क्या, उसकी मदद करूँ कैसे? और तब मैंने सोचा कि अगर हमको स्कूल्स में और ऐसे हर जगह में हर टाइप की चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिज़िकल एजुकेशन सिखाया जाता है, तो ये ऐसा क्यों है कि हमको इन इश्यूज़ से डील करना और इनसे लड़ना नहीं सिखाया जाता? क्या ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन लोगों के लिए, या फिर इसको इतना महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो फिर मुझे आइडिया आया था 10th ग्रेड में कि क्यों ना बच्चे ही मिलकर आपस में एक ऐसा कम्युनिटी स्टार्ट करें जहाँ हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट बन सकते हैं। पर 10th ग्रेड में मेरे पास उतना टाइम था नहीं कि मैं इस पे काम कर सकूं। जैसे ही 11th ग्रेड आया और कोविड के दौरान जब मुझे और लोगों में ये इश्यूज दिखना शुरू हुए और लोग मुझसे पर्सनली बात करने लगे, तब मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और हमने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। लेकिन मानसी, बहुत से लोग आपकी फ्रेंड की तरह लकी नहीं होते। मतलब आप क्योंकि अब इस इश्यू पे काम कर रही हैं और हम हर दिन देखते हैं, कोटा में तो लगभग हर हफ्ते ही हमें इस तरह की खबरें या हर कुछ दिन में मिल रही हैं। इनफैक्ट अब पिछली कुछ खबरों से डरकर पेरेंट्स जाकर स्टूडेंट्स के साथ रहने लगे हैं। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि क्यों यूथ में, खासकर इस एज ग्रुप में जो हम टीन्स या टीनेजर्स कहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है? तो जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी लोग हैं जो उतने लकी नहीं हैं, जैसे कि मेरी दोस्त थी। तो अभी रिसेंटली मेरी ही सोसाइटी के पास वाली सोसाइटी में एक 11th क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट सर्वाइव। तो उस पे भी मैंने काफ़ी देखा कि क्या वजह थी, क्या हुआ था। और जितने भी बाकी केसेस मैंने जिनसे डील किया है पर्सनली या थ्रू माय ऑर्गेनाइजेशन, उनसे मेन 3 चीज़ें मुझे दिखी हैं जो कि मोस्टली टीनेजर्स में अभी कॉमन है। सबसे बड़ा और मेन इश्यू है पढ़ाई को लेके। जैसा कि आप कह रहे हैं, इनफैक्ट कोटा में भी सबसे ज़्यादा बड़ा इश्यू है जो मेंटल स्ट्रेस उन खुद पे देते हैं पढ़ाई के प्रति। उसके सिवाय पर्सनल बॉडी इश्यूज़ जो कि सामने आए थे। लोगों बच्चों में आजकल बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया आई वुड से इतने इश्यूज़ खुद को लेके, खुद की बॉडी इमेज को लेके क्रिएट हो गए हैं कि वो उसके बारे में सोच-सोच के ही परेशान हो जा रहे हैं। एंड थर्ड वाज़ फैमिली इश्यूज़ एंड रिलेशनशिप इश्यूज़, जो कि आज डेटिंग और ये सब काफ़ी फैल गया है इन अ सेंस। उससे बच्चे डील करना नहीं जानते हैं और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते नहीं हैं। तो अपनी प्रॉब्लम से किससे बात करें, क्या करें, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उसके चक्कर में वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो इनफैक्ट जैसे अभी मैं केस बता रही थी, वो केस पढ़ाई का नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप इश्यू था। ऐसे काफ़ी केसेस कोटा में पढ़ाई को लेके होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी कि बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ख़ास करके हमारी एज में, कि हम डील कैसे करें।
तो टीन्स टुगेदर में आप और आपके फ्रेंड्स किस तरह से काम करते हैं? क्या तरीका होता है? क्या आप स्कूल में करते हैं? टीचर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है? मुझे एक बार थोड़ा-सा आप टीन्स टुगेदर की वर्किंग बताइए। सो टीन्स टुगेदर में पहले तो हम सिर्फ ऑनलाइन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करते थे, क्योंकि हम लोग बस 6 एज अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स थे जिनके पास उतने रिसोर्सेज थे नहीं। बाद में जब बड़ों ने, अडल्ट्स ने हमें नोटिस करना शुरू किया और उनको लगा कि हाँ, ये जेन्युइनली इस स्टेप की तरफ काम करना चाहते हैं, तो हमको डॉक्टर से और ऐसे ऐसे टीचर से सपोर्ट मिलने लगी। उसके बाद हमने अपने क्लब सेटअप किए। तो अभी नोएडा और दिल्ली एनसीआर में हमारे क्लब्स हैं, जो कि उन स्कूल में वो खुद के स्टूडेंट्स ही रन करते हैं, और हम एज अ ग्रुप उन्हें सपोर्ट करते हैं एंड डिसाइडिंग कि वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं अपने स्कूल में, और उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनके लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज हमारा मेन मोटिव ये था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे सीखने जाते हैं और पढ़ने जाते हैं, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में उनको सीखना और पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हमने स्कूल्स को टारगेट किया, और टीचर्स भी इन्वॉल्व होती हैं। हर क्लब में एक टीचर होती है जो कि ओवरलुक करती हैं कि क्लब कैसे काम कर रहा है। बट उसके सिवाय सिर्फ बच्चे ही हैं जो रेगुलरली मीटिंग्स करते हैं, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स कैरी आउट करते हैं, ताकि वो आपस में डिस्कस कर सकें कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसा है। तो एक कलेक्टिवली एक बहुत बड़ी सी कम्युनिटी है जहाँ पे सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। सो क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं? और खासकर जैसे आपने कहा टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। बात ये होती है टीन्स या टीनेजर्स, ये मान के चलते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स ये 2 तो कम्युनिटी ऐसी है जो हमें कभी नहीं समझेंगी, है ना? ये अक्सर हमारे सामने आता है। और टीचर्स का भी ये कहना है कि भैया ये जो एज ग्रुप है टीन्स और टीनेजर्स, ये किसी की नहीं सुनते और इन्हें कैसे समझाया जाए? तो कैसे आप एक साथ जेल होके काम कर रहे हैं? क्या दिक्कतें आती हैं? और क्या एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं? श्योर। तो ये इशू हमने भी सोचा था जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि बच्चों की तो मेन प्रॉब्लम यही है कि वो हम जैसे बड़ों से बात नहीं कर सकते हैं और वो हमें समझेंगे नहीं, तो हम टीचर्स को इन्वॉल्व कैसे करें। तो हमारा जो भी क्लब सेटअप होता है उसमें हम लोग खुद पहले एक पर्सनली इवेंट करवाते हैं, जहाँ हम उन स्कूल की टीचर्स और उन स्कूल के बच्चों के साथ एक क्वेश्चनिंग का राउंड करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे एज अ लाइक अ मीडियम हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे अपने टीचर्स की थिंकिंग और टीचर्स अपने बच्चों की थिंकिंग समझ सके। जैसे रिसेंटली हमने एक इवेंट करवाया था ऑन द टॉपिक ऑफ LGBTQ कम्युनिटी एक स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे जो क्लब था उधर हमें पता चला था कि एक बच्ची है जो स्ट्रगल कर रही है, बट शी डिड नॉट नो कि वो कैसे हेल्प मांगे। तो हमने ही उनकी टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलके इस टॉपिक पे डिस्कशन की थी, और उसके बाद हम समझ पाए थे कि क्यों टीचर्स क्या सोचती हैं इस टॉपिक के बारे में, कैसे वो हेल्प कर सकती हैं और कैसे ये बच्चे हेल्प मांग सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पर्सनली खुद को इवेंट्स करवाते हैं जिनसे बच्चे कनेक्ट हो सके इन द बिगिनिंग। उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं उनमें टीचर्स पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होती हैं। हम कोशिश करते हैं जो स्कूल की साइकोलॉजी की टीचर हैं या फिर काउंसलर्स, आई थिंक मोस्ट स्कूल्स में अभी होते हैं, वो ही इन क्लब्स को गाइड करें। पर जो भी इवेंट्स होते हैं, हर इवेंट में टीचर इज नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चे एज टीनेजर्स हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में ही जितना हद तक डिस्कस कर सके उतना करें। पर हाँ, अगर कोई ऐसा इशू आता है जो कि काफ़ी सीरियस लगता है, विच जो काफ़ी बार हुआ है, जब एज किड्स हम लोगों को लगता है कि हाँ, ये हमारे बाउंड्री से बाहर है, इसमें हमें किसी बड़े की मदद चाहिए, तो हम वो क्लब की जो टीचर लीडर हैं उनको कांटेक्ट करते हैं एंड देन दे स्टेप इन और वो हेल्प करते हैं। पर फॉर द मोस्ट पार्ट बच्चे आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जब आपकी इस टीन्स क्लब और इन एक्टिविटीज़ के कारण किसी बच्चे की जान बची हो या उसने आपसे बताया हो कि वो इस फ़ेज़ में था या वो सुसाइड के बारे में सोच रहे थे, बट आप लोगों के इंटरवेंशन के कारण वो उससे ऐसा निकल हुआ है। एक ये मुझे इंसिडेंट याद है क्योंकि सबसे पहला इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था जबकि टीन्स टुगेदर फाउंडेशन अभी द स्टार्ट हुआ था और हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेज थे नहीं कि हम उनकी मदद कर सकें। तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे एक मैसेज आया था पर्सनली, जहाँ पे एक लड़का था जो कि मुझे अपने फैमिली इश्यूज के बारे में बता रहा था। तो उसका कहना था कि उसके पेरेंट्स उसकी बात सुनते नहीं हैं और वो उसको आईआईटी के लिए प्रेशर कर रहे हैं, पर उसको फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट था और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना ही नहीं चाहता था। और वो काफ़ी टाइम तक मैसेजेस लिख रहा था कि उसको सुसाइड के ख़्याल आ रहे हैं, उसको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करेगा
और वो किसी ही वाज़ बेसिकली कंसिडरिंग कि मैं यूज़लेस हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो ये सारे मैसेजेस पढ़ के मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। पर उसके बाद एक ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हुआ जहाँ पे उसने हमको एक फ़ोटोग्राफ भेजा, जहाँ पे उसने फ़ैन से एक रोप अटैच किया हुआ था। तो एज़ टीनेजर्स जो कि हम लोग जस्ट स्टार्टिंग वाले फ़ेज़ में थे, हमको समझ नहीं आया कि हमें इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। थैंकफुली उसने अपना नंबर हमको दिया हुआ था। तो इस सिचुएशन में मैंने ही उसे कॉल किया था और मैंने कॉन्फ्रेंस पे अपने साथ एक साइकियाट्रिस्ट को रखा हुआ था, जो कि उस लड़के की उस सिचुएशन में हेल्प कर रही थी। तो हमने ओवर द फ़ोन कॉल ही ये लड़का जिसको मैं पहले कभी जानती भी नहीं थी, हम दोनों ने मिलके उससे बात की, उसके समझने की कोशिश की कि अभी इस स्टेट में वो क्यों है और ये अभी ऐसा कदम क्यों उठा रहा है। और वो लड़का मुझे याद है, वो बस फ़ोन कॉल पे पूरे टाइम रो रहा था और उसका कहना था कि मैं ये करना भी नहीं चाहता हूँ, पर मैं ये अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। तो हमने कोशिश करके फिर उसके पेरेंट्स से बात की, क्योंकि हमको ये समझ आया एंड एज़ अ साइकियाट्रिस्ट आल्सो सेड कि इधर ये प्रॉब्लम मोस्टली इस बच्चे की उसके पेरेंट्स के प्रेशर से क्रिएट हो रही थी। एंड उसके पेरेंट्स का कहना था कि उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि वो अपने ऊपर इतना प्रेशर ले भी रहा है। तो हमने उस साइकियाट्रिस्ट से उसको कनेक्ट करवाया फिर उसी दिन, एंड उसके पेरेंट्स को भी कनेक्ट करवाया, एंड उनका एक बेसिकली फैमिली थेरेपी टाइप शुरू हुआ, जहाँ पे वो बच्चा बस बैठ के अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर रहा था। एंड आई थिंक उस सिचुएशन में ये करना ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप था। मानसी, 15 साल की एज में आप कह रहे हैं आपने शुरू किया, और वो एक ऐसी क्रूशियल एज होती है जब आप अपने करियर या अपने आगे की लाइफ को बिल्कुल उसके पीक पे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। तो जब आपने कहा मुझे करना है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली मतलब कुछ तो उन्होंने कहा होगा, या किस तरह से आपने उन्हें समझाया, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँ। तो जब मैंने अपने डैड को मैं सबसे पहले बोला था कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, तो उनका भी सवाल था कि क्यों? तो मैंने बोला उन्हें कि जो आप जानते हो कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं और पर्सनली भी मैं काफ़ी एंग्जायटी इश्यूज़ से सफ़र करती हूँ। तो मुझे लगा था कि मैंने उनको समझाया कि जैसा कि ये इंसिडेंट मेरी दोस्त के साथ हुआ और आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या-क्या इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुझे स्टार्ट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी करनी है, क्योंकि मुझे खुद एक ऐसी कम्युनिटी की नीड है जहाँ पे मैं भी हेल्प रीच आउट कर सकूँ। तो मैंने जब ये बोला तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ, अगर ये अपने लिए ये करना चाहती है तो हम इसको क्यों रोकें। करियर का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने 10th में स्टार्ट नहीं किया था, मैंने 11th में जाके स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक बोर्ड्स थे, प्रेशर था। तो उस टाइम पे मैंने बस आइडिया रखा था, मैंने कनेक्शंस खोजे, मैंने प्लान किया उस टाइम पे बैठ के, एंड फिर हमने 11th में जाके स्टार्ट किया। बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स पूरे टाइम काफ़ी सपोर्टिव थे, क्योंकि वो समझते हैं, उन्होंने खुद देखा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कितनी बुरी तरीके से लोगों को और बच्चों को, टीनेजर्स को इस एज में अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो थैंकफुली मेरे पेरेंट्स उस सेंस में अंडरस्टैंडिंग रहे थे। मानसी, अब क्योंकि आप बच्चों के अपने जैसे ही और टीनेजर्स के साथ काम कर रही हैं, मैं थोड़ा-सा अक्सर पेरेंट्स का ये कहना है कि हमें तो नहीं समझ में आता कि या जनरली ऐसे इंसिडेंट के बाद आपने सुना होगा पेरेंट्स या सोसाइटी या साथ के दोस्तों कहना कि हमें पता ही नहीं चला कि वो इस हद तक सोच रहा था या वो ऐसा स्टेप उठा लेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अगर बता पाएँ, एक टीनेजर की लैंग्वेज में, उसके पर्सपेक्टिव से, कि क्या वो साइन्स होते हैं जो शायद आप लोग देना चाहते हैं और पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं? किन-किन चीज़ों पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए? तो मोस्टली जो मैंने साइंस नोटिस किए हैं, जो कि पेरेंट्स काफ़ी टाइम मिस कर जाते हैं। सबसे पहला ये है कि उनका बच्चा जो है वो काफ़ी विथड्रॉन हो जाता है अचानक से। सो मेरे स्कूल में एक केस था जहाँ पे एक अनदर केस सुसाइड का, और उसके पेरेंट्स का भी ये कहना था कि हमने साइंस ही नोटिस नहीं किए, वो तो हमेशा बोलता रहता था। तो ये चीज़ जो थी, जो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जी बोलते हैं, सबसे पहला साइन है कि आपका बच्चा क्या दूसरों से विथड्रॉ कर रहा है, कि हाँ, ये हमेशा बाहर जाता था, खेलता था या खेलती थी, इतना कुछ करता था, अब ये बस घर पे रहना चाहता है या फिर अपने रूम में रहना चाहता है। तो वो विथड्रॉ करना अपने दोस्तों से, अपने सोशल एक्टिविटी से सबसे मेजर साइन होता है। फिर इस केस में ये भी होता है कि अगर हमारा बच्चा इंट्रोवर्टेड ही है, वो पहले कभी सोशल था ही नहीं, तो क्या साइंस है? तो उसमें है कि
आई नोटिस कि जो भी मोस्टली इंट्रोवर्टेड बच्चे होते हैं दे आर स्टिल इन्वॉल्व किसी भी टाइप के आर्टिस्टिक चीज़ों में। तो जो भी उसका कोपिंग मैकेनिज्म होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। वो किस टाइप का आर्ट बना रहा है, किस टाइप के मे बी पोएम्स लिख रहा है, क्या काम कर रहा है अपने घर पे भी रह के, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी साइन जो हमने नोटिस की थी मोस्ट टीनेजर्स में, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो जो ऐसे टीनेजर्स थे, वो जितना भी अपने उनके बारे में हम ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, और एट दिस मोमेंट कि अगर हम चाहें कि तुम खुद को डिस्क्राइब करो, तुम क्या कहोगे? तो अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों से ऐसे बात करना कि वो अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, वो काफ़ी ज़रूरी होता है, जो आई थिंक अभी कोई करता ही नहीं है। कौन पूछ के बैठता है कि बताओ कि तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो? पर वो काफ़ी एक की साइन होता है जहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि अच्छा ये ऐसा भी सोच रहा है। एंड आई थिंक थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन दैट आई हैव नोटिस्ड इज बिहेवियर टुवर्ड्स खाना और सोना। तो जो भी ऐसे टीनेजर्स होते हैं जो कि कुछ सोच रहे हैं या फिर मे बी सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनका फूड का पैटर्न और स्लीपिंग का पैटर्न अचानक से बदलने लगता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोते हैं, 12-13 घंटा सोएंगे, या फिर कुछ होते हैं जो सोते ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड खाने के साथ भी है, या तो खूब सारा खाएंगे या फिर बिल्कुल नहीं खाएंगे, वो खाना छोड़ देंगे। तो ये एक साइन होता है जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। एंड लास्टली जो कि बहुत सीरियस एक इशू जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई बस सुसाइड के ब्रिंक पे हो, अगर कोई टीनेजर या कोई भी इन दैट सेंस, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा लाइक योर फ्रेंड और योर चाइल्ड, अगर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे विड्रॉन था और अचानक से उसमें एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आ गई है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से वो बस बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगा है, तो ये एक साइन है कि कोई सोच रहा हो मे बी ऑफ सुसाइड और कमिटिंग समथिंग। क्योंकि ऐसे लोगों में ये विचार अचानक से आ जाता है कि अब तो, क्योंकि वो सोच चुके होते हैं कि हमको ये काम करना है, तो उनमें सडनली वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी आ जाती है कि ठीक है, अगर मैं मरने ही वाला हूँ या वाली हूँ, तो अब 1-2 दिन खुश रहने में क्या? तो ये एक साइन है कि अगर अचानक से ये मूड चेंज होता है, बहुत दुखी से अचानक से कुछ खुश, तो उसमें भी पूछना ज़रूरी होता है। आप तो टीनेजर्स की बात कर रही, बट पिछले कुछ समय में ऑब्वियसली आपने भी नोटिस किया होगा 8, 9, 10, 11 साल के बच्चों के भी सुसाइड केस आए हैं। सो मानसी, क्या रीज़न हो सकता है? मतलब इतने छोटे बच्चों को सुसाइड के बारे में या लाइफ एंड करने के बारे में पता होना या इतना स्ट्रेस में चले जाना? क्या चीज़ है जहाँ हमारी सोसाइटी या हम लोग गलत कर रहे हैं कि हम 7, 8, 9 साल के बच्चों को भी इस प्रॉब्लम से अब नहीं बचा पा रहे? ये मैंने भी इसके बारे में अभी रिसेंटली सोचना शुरू किया था, क्योंकि मैं एक केस पढ़ रही थी जहाँ पे एक 10 साल की बच्ची सुसाइड कर लेती है, और मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था कि ऐसा आखिर उसने किया क्यों? और उससे जो मुझे समझ आया था जिस हद तक, वो था कि उस बच्ची ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि उसको लगता था कि उसके स्कूल में उसे कोई दोस्त नहीं है, और जो ऐसा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बॉडी इमेज इश्यूज़। आजकल सोशल मीडिया इतना फैल चुका है कि 8, 9, 10 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ऐसे-ऐसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि जब मैं बच्ची थी मुझे तो फ़ोन का भी एक्सेस नहीं था। पर जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बच्चों के पास फ़ोन्स, आईफ़ोन्स हैं, वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, हर टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो जो इन्फ्लुएंस मुझको या फिर जो अभी टीनेजर्स हैं, उनको इस एज ग्रुप में आके शुरू हुआ, अब वो 8, 9, 10 साल के बच्चों को अभी से ही इन्फ्लुएंस मिलने लगा है। तो वो सोशल मीडिया पे वही चीज़ें देख रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि ये सही है, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे हर टाइप ऑफ कंटेंट प्रेज़ेंट है। तो आई थिंक अ मेजर रोल जो आजकल इस एज ग्रुप के बच्चों में सुसाइड का है, वो सोशल मीडिया ही है और कैसे वो उन्हें अफ़ेक्ट कर रहा है। बिकॉज़ सोशल मीडिया से जो बॉडी इमेज के इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, मोस्ट किड्स, जहाँ तक कि मैंने इसको, जो जैसा कि इस लड़की का मैं बता रही थी उसका भी था, वो उसकी बॉडी को लेके ही था, क्योंकि उसको लगता था कि उसके उतने दोस्त नहीं हैं, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी है और वैसी है। और उसका एक आइडियोलॉजी अपने दिमाग में सेट हो गया था सोशल मीडिया पे हीरोइन्स एंड ऑल दीज़ मॉडल्स को देख के कि मुझे इस तरह का दिखना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो आई वुड से जो फॉल्स प्रिटेंस सोशल मीडिया आजकल 8, 9, 10 साल के बच्चों के दिमाग को शेप कर रहा है, वो काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट उनको कर रहा है। मेबी अभी नहीं, पर जब वो टीनेजर्स वाले एज में जाएँगे, तब स्पेशली करेगा। मानसी, अभी टीनेजर्स को आप क्या कहना चाहेंगी?
हो सकता है शायद आज किसी बैड फेज़ में हों और वो आपको सुन रहे हों, और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं दोनों के लिए आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, या आप उन्हें बता पाएँ कि अपना-अपना पर्सपेक्टिव, कि शायद टीनेजर्स को आप बता पाएँ कि कैसे वो इश्यूज़ को डील करें, और पेरेंट्स से आप बात कर पाएँ कि किस तरह से या किस लैंग्वेज में या किस तरीके से वो अपने बच्चों से बात करें। तो अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज होगा, खास करके आई थिंक अभी काफ़ी एग्ज़ाम सीज़न आने वाला है और ऐसे काफ़ी केसेस इन टाइम्स पे देखने को मिलते हैं। तो टीनेजर से मेरा पहला उस सेंस में ये मैसेज होगा कि एग्ज़ाम जहाँ तक लेना देना है वो आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारी लाइफ एक ही है। अभी तुमको लगता होगा कि ये एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी का फाइनल गोल है, इसके आगे कुछ नहीं है, पर आई वुड से कि ऐसा नहीं है। हाँ, एक हद तक वो इम्पोर्टेंस रखता है, पर एट द एंड ऑफ द डे जो अपॉर्च्युनिटीज़ तुम्हें मिल रही हैं आगे जाके, तुम उन्हें कैसे यूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये एक एग्ज़ाम जो तुमको लगता है कि तुम गलत करोगे। उसके सिवाय टीनेजर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया फेक है। उस पे जो तुम्हें दिखता है वो मोस्टली ऐसा होता नहीं है। तुम्हें कोई देख के लगेगा कि हाँ, ये इंसान बहुत खुश है, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मेरी ज़िंदगी बेकार है, तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। पर जो इंसान तुम्हें सोशल मीडिया पे दिख रहा है, शायद वो भी उतना खुश ना हो। तो सोशल मीडिया को लेके अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड लास्टली टीनेजर्स के लिए ये मैसेज होगा कि काफ़ी टाइम हमको लगता है कि हम अकेले हैं और हमें समझने वाला कोई है नहीं। और उधर मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे टीन्स टुगेदर भी है। यहाँ पे यू वुड फाइंड अ कम्युनिटी जहाँ पे तुम्हें अपने ही एज के टीनेजर्स ऐसे मिलेंगे, जो कि आपस में कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। उससे यू शुड नो कि यू आर नॉट अलोन। तुम्हारे साथ कोई, हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ही ऐसी एक परेशानी है और कोई और दुनिया में नहीं है जो ये समझ सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो अकेलापन जो कि काफ़ी टाइम फील होता है, ये सच नहीं है। मैं खुद कहती हूँ कि हाँ, मुझे इश्यूज़ हैं और मैं भी तुम्हें समझने की कोशिश करूँगी। सो यू कैन रीच आउट टू अस इफ यू फील अलोन, या फिर अगर तुम्हारे स्कूल में भी तुम्हें कोई लगता है कि हाँ, कोई समझने वाला नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लगता था। पर जब तुम बात करना शुरू करते हो तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ, कितने लोग सही में हैं, तुम्हारे आस-पास दोस्त हैं, जो कि इन इश्यू से गुज़र रहे हैं। बस तुम्हारा काम है कि तुम एक बार बात करने की कोशिश करो और अपने आप में ही ना रह जाओ। और जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज होगा कि काफ़ी टाइम पेरेंट्स को लगता है कि अगर उनके बच्चे को ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो उनकी गलती है, या फिर उन्होंने पेरेंटिंग में कोई कमी कर दी। वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि हमने तो इसको सब कुछ दिया, ये दिया, वो दिया, फिर क्यों इसको ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे के मेंटल इश्यूज़ आपकी पेरेंटिंग पे कोई ऐसा वो नहीं है। आप दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हो सकते हो और फिर भी आपके बच्चे को मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ सोशल और एनवायरमेंटल रीज़न्स नहीं है, काफ़ी मेडिकल और बायोलॉजिकल रीज़न्स भी हैं, जो लोग ओवरलुक कर जाते हैं। आपके दिमाग में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन-सा केमिकल है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये आप भी नहीं समझ सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि इन केसेस में साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स को कंसल्ट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि हाँ, इसको कोई स्ट्रगल्स हैं, तो आप बस एक बार बैठ के उनसे पूछिए। और इन केसेस में मोस्ट पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, लाइक आई सेड, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी गलती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप बस प्यार से एक बार पूछें कि हाँ, प्रॉब्लम क्या है, क्या चल रहा है, और उसको हेल्प दिलवाने की कोशिश करें, तो आई थिंक ये काफ़ी लंबा रास्ता आपके बच्चे के लिए हेल्प थैंक यू मानसी, करेगा। यंग थैंक एज यू। में इतना प्यारा काम आप कर रही हैं। ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप कि टीन्स टुगेदर इसी तरह से और टीन्स और टीनेजर्स के साथ स्ट्रांगली खड़ा रहे, एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much.